गुड इवनिंग। कल हमने थोड़ा सा अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में सामान्य परिचय की बात की थी और आज हम आप देख ही रहे हो सामने मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे। भी जब राजस्थान का हम इतिहास शुरू करते हैं तो हम अपने स्वतः अपने मन में आती तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मेवाड़। राजस्थान की सबसे ताकतवर रियासत कौन सी है? तो मेवाड़। तो आज हम इस मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में बात आती कि मेवाड़, राजस्थान का ऐसा कौन सा भूभाग जिस क्षेत्र को हम मेवाड़ बोलते हैं? तो हम कहेंगे सर उदयपुर। कौन सा कहेंगे? उदयपुर। अब उदयपुर के टच करता हुआ चित्तौड़गढ़, फिर आप कहोगे सर राजसमंद, और राजसमंद के नजदीक भीलवाड़ा, फिर आप कहोगे सर प्रतापगढ़। हालांकि आप ये भी कहोगे कि सर प्रतापगढ़ तो नीचे वागड़ में है। नहीं जी, प्रतापगढ़ का खूब लंबा चौड़ा भाग इसके मेवाड़ के अंतर्गत आता था और हालांकि प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा बांसवाड़ा में भी है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा किसमें आता है? प्रतापगढ़। हम 5 जगह पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। जब तक हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, कब और कहां वाले क्वेश्चन यहां से बढ़ेंगे, ये चीज युद्ध कब हुआ और कहां हुआ, इन 500 में से जगह मिलेगी। ये तो है मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार। मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार कौन कौन सा है जी? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। अब बात वही आई भी, किसी भी रियासत में एक वंश होता है, तो हम पढ़ते भी मेवाड़ रियासत में कौन सा वंश था, हम पढ़ेंगे आगे। बैठ जाओ, लिख सकते वंश। तो कहा जाता है कि मेवाड़ में जो था वो गुहिल वंश का, कौन सी वंश की डायनेस्टी थी? गुहिल वंश की। अब इस गुहिल वंश से पहले में देख लेते हैं भी हमको मेवाड़ के प्राचीन नाम। जब हमने कहा भी ये मेवाड़, इसके भी कोई प्राचीन नाम है, तो हम कहते हैं इसके भी कोई प्राचीन नाम है। एक नाम हमें मिलता है मेदपाट, एक नाम हमें मिलता है प्रागवाट, एक मिलता है हमें सिवी जनपद। कौन सा मिलता है? सिवी जनपद। देखना एक बार, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। अपनी जो जनश्रुतियां हैं, अपनी जो किंवदंतियां हैं, वो ये कहती भी यहाँ पर किसी टाइम में मेर जाति रहा करती थी। कौन जाति थी? मेर जाति। फिर किसी ने कहा भी नहीं, मेर नहीं है तो मेद थे। फिर जनश्रुतियां और घूमी तो उन्होंने कहा नहीं जी, एग्जैक्ट मेव थे। जो भी रहा हो, लेकिन इस मेदपाट का संबंध किसी न किसी जाति से रहा है, चाहे वो मेर जाति हो, चाहे वो मेद हो, चाहे मेव हो। प्रागवाट, ये जो क्षेत्र है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ गया अपने? प्रागवाट। पहाड़ी क्षेत्र के नाम के कारण कौन सा पड़ गया इसने? पहाड़ी क्षेत्र, ये प्रागवाट। अब बात करते हैं सिवी जनपद की। ये नाम कैसे? जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण करने शुरू किए थे, तब पंजाब क्षेत्र के अंदर जो जातियां थी वो धीरे धीरे अपने नीचे उतरने लगी। उस जाति में कौन कौन से थे? जैसे एक तो थे मालव, योद्धे और सिवी। ये जातियां अपने धीरे धीरे किस तरफ आने लगी थी? तो राजस्थान की तरफ आने लगी थी। मालव अपने जो टोंक और जयपुर वाला भाग है, सबसे पहले यहाँ पर आके रहने शुरू हो गए थे, लेकिन ये धीरे धीरे माइग्रेट होकर कहाँ चले गए थे? अपने मध्य प्रदेश की साइड। और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग मालवा कहलाता है। अपने जो दक्षिण राजस्थान के जो
टच करता हुआ क्षेत्र जैसे मंदसौर, रतलाम और नीमच, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा। और क्या कहलाता है? मालवा। एक मालवा अपने पंजाब में भी है अभी। एक मालवा कहाँ है? पंजाब में। एक मालवा कहाँ? अपने मध्य प्रदेश के अंदर। वो आपने शायद गाना सुना होगा, मालवे दा मुंडा ते मैं जालंधर दी कुड़ी, ऐसे करके पंजाबी सॉन्ग है। तो वो किसका है? अभी मालवे का। आई बात सुनने। जो सीवी थे ना, ये कहाँ पर आके रहने लगे थे? चित्तौड़गढ़। कहाँ के रहने लगे थे? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को इन्होंने अपनी क्या बना ली? राजधानी। और योद्धा वाले तो अपना वाला क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में कौन रहने लगे थे? योद्धे। तो हमें प्राचीन नाम क्या क्या मिलते देखना इस बार? मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। मेदपाट किस कारण से? मेद या मेव जनजाति के कारण। और पहाड़ी क्षेत्र के कारण क्या हो गया? प्रागवाट। और सीवी जनपद मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है यहाँ पर वंश कौन सा है? तो हम कहते भी यहाँ पर गुहिल वंश की डायनेस्टी थी। कौन सा वंश था? गुहिल वंश। गुहिल वंश। अब बात यह है जी, गुहिल कौन, कहां से आए थे? अपने राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम किसी ने कंक्लूड करने की कोशिश की है, सर्वप्रथम किसी ने लिखने की कोशिश की है, उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। फिर अलग अलग से थ्योरियां निकल के आनी शुरू हुई, अलग अलग कहानियां शुरू आई। लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम वाले करते हैं भी, उन सारी कहानियों का एक निचोड़ सा निकाल लेते हैं। तो जो कर्नल टॉड ने जो थ्योरी दी थी, वो इसने कहा भी गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है वल्लभी। गुजरात के अंदर जगह कौन सी पड़ती है? वल्लभी। वहां का कोई राजा था शिलादित्य, और शिलादित्य की जो रानी थी वो थी पुष्पावती। कहते हैं भी एक बार पुष्पावती इधर अपने उदयपुर में मां अंबे की पूजा करने आई हुई थी। मां अंबा की पूजा करने आई हुई थी, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगी, तब एक कहते हैं कि विजादित्य नामक ब्राह्मण ने विजादित्य नामक ब्राह्मण ने कहा भी रानी जी, आपके जो पति है शिलादित्य, आपके राज्य के पीछे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है और आपके पति उस युद्ध के अंदर क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और बाकी जो रानी है वो क्या कर चुकी हैं? उसके साथ सती हो चुकी हैं। पुष्पावती ने कहा भी जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी सती होना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं भी उस समय पुष्पावती गर्भवती थी। और कथाएं ये कहती भी अपनी जो गर्भवती जो महिलाएं होती वो सती नहीं हो सकती है। तो भाई बाद में कहते हैं पुष्पावती ने एक बेटे को जन्म दिया, और एक बेटे को जन्म देने के बाद वह क्या हुई? वहीं पर सती हो गई थी। अब ये बेटा किसको सौंप दिया? विजयादित्य को। और विजयादित्य डर गया बेचारा, विकल को दुश्मन आके इस बेटे को ना मार दे और बेटे के साथ में मेरे को ना मार दे। फिर कहते भी विजयादित्य ने उस जो बच्चा था उसका गुफा के अंदर लालन पालन किया। पालन पोषण कहाँ करता है इसका? गुफा के अंदर। गुफा के अंदर पालन पोषण करने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ गया गुहादित्य। क्या नाम हो गया? गुहादित्य। और इस गुहादित्य से आगे चलकर कौन सा हो गया? गुहिल। कौन सा हो गया? गुहिल। आई बात समझ? कैसे कैसे टॉड ने भी एक स्टोरी दी है, एक कहानी बताई है भी। गुजरात के अंदर जगह पड़ती है वल्लभी, वहां का राजा था शिलादित्य, उसकी रानी थी पुष्पावती। वो इधर अपने उदयपुर के साइड माँ अंबा की पूजा करने आई हुई थी। पीछे से दुश्मनों ने शिलादित्य के वल्लभी पे आक्रमण कर दिया। शिलादित्य इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। और बाद में पुष्पावती ने एक बेटे को जन्म दिया। एक बेटे को जन्म देने के बाद विजयादित्य नामक ब्राह्मण को बेटा सौंप दिया। और विजयादित्य डर के कारण गुफा के अंदर इसका लालन पालन करता है, तो इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? गुहादित्य। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है? अब एक अपने
अकबर के टाइम में एक इतिहासकार हुए अब्बुल फजल। कौन हुए थे? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने अपनी अलग ही थ्योरी दे दी। इसने कहा भी ईरान में एक राजा हुए थे नौशेरवा खां। ईरान के राजा कौन हुए? ईरान में एक राजा हुए नौशेरवा खां। ये जो गोहिल है ये किसका वंशज है? ये नौशेरवा खां का आदिल का वंशज है। नौशेरवा खां आदिल, सॉरी, नौशेरवा खां आदिल, इसके वंशज बता दिया। किसने बताया है? अबुल फजल ने। कल कोई क्वेश्चन बन जाए भी गोहिलों को ईरान के नौशेरवा खां आदिल के वंशज बताने वाले कवि कौन थे? अपने अबुल फजल। आई बात समझे। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते भी ये गुजरात में एक जगह पड़ती है वडनगर। गुजरात में जगह कौन सी पड़ती है? अपने वडनगर। कुछ इतिहासकार कहते भी ये वडनगर से आए थे। ये बात कोई पूछे ना पूछे, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है भी गोहिलों को नौशेरवा खां आदिल का वंशज बताने वाला ये कवि कौन था? अपने अब्बुल फजल। या फिर ये कहते हैं भी अब्बुल फजल ने गोहिलों के लिए क्या कहा है, तो किसके वंशज बताया? अपने नौशेरवा खां आदिल के वंशज बताया। एक और बात भी, ये क्या थे? ये गोहिलों को सूर्यवंशी हिंदू बताए गए। गोहिलों क्या बताया गया? सूर्यवंशी हिंदू। माइथोलॉजी है जी। अपने राजा महाराजा अपने आप को या तो सूर्य से जोड़ते थे या किसको जोड़ते थे? चंद्रमा से। अपने तो राजा महाराजा छोटे अपने जो बुजुर्ग बढ़ के हैं वो भी खुद को किससे जोड़ लिया करते थे? सूर्य से या चंद्रमा से जोड़ लिया करते थे। तो मेवाड़ वाले गोहिल क्या थे? सूर्यवंशी थे। आई बात समझे। अब्बुल फजल ने इन्हें नौशेरवा खां आदिल का वंशज माना है, और कुछ इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा? ये गुजरात के वडनगर से आए थे और खुद को क्या मानते थे? ये सूर्यवंशी हिंदू। आगे देखें। अब अपने एक मारवाड़ के इतिहासकार हुए नैणसी। इनका पूरा नाम था मोहनात नैणसी। अपने यहाँ पर एक रिवाज भी है भी हम सर नेम को आगे लिखते हैं और नेम को पीछे लिखते हैं। तो मोहनात इनका क्या है? सरनेम है। नाम क्या है इनका? नैणसी। और एक अपने ठौर। इन्होंने बताया कि ये जो गोहिल हैं इनकी पूरे आगे 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं बताएं इनकी? 24 शाखाएं। 24 शाखाएं बताइए। क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है कि गोहिलों की 24 शाखाएं किस किस ने बताई है? मोहनोत नैणसी और टोड ने। या फिर ये पूछ सकते हैं भी मोहनोत नैणसी ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई है? तो 24 शाखाएं बताई है। टोड ने कितनी बताई है? 24 बताई है। कौन कौन सी बताई है? देखो थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। एक तो मेवाड़, ये तो होगी मैन। एक कहा इसने वागड़। अब वागड़ कौन सा क्षेत्र है? मैंने आपको मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार बताया था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये बताएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट रो के अंदर थोड़ा आगे निकल जाते हैं कि सर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये थोड़ा ध्यान रखना जी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र अलग है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये तो क्षेत्र है, ये तो गुजरात का टच करता हुआ क्षेत्र है, इसे बोलते हैं वागड़। अपना जो दक्षिण राजस्थान के अंदर ये 2-3 जिले आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं। वागड़ का सही शब्द है वगड़ा। गुजराती भाषा में इसे बोला जाता है वगड़ा। जहां पर जंगली जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? वागड़ या वगड़ा। इसीलिए गुजरात के टच करते हुए क्षेत्र के कारण यहाँ की बोली कौन सी होगी? वागड़ी। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। ये पूछ ले कल को भी राजस्थान के किस क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाती है, तो सीधा सीधा पड़ा राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। या ये पूछ ले भी राजस्थान के निम्नलिखित कौन से जिलों के अंदर
वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ गंगानगर, जैसलमेर जोधपुर। तो सीधा सीधा आंसर क्या जाए अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, एक शाखा कहाँ होगी इसके, वागड़ में। ये अलग से इतिहास है इसका, इसका इतिहास अलग से पढ़ेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा का। हालांकि है तो छोटी छोटी रियासतें। और कौन सी, तो अपने जयपुर के नजदीक जगह पड़ती है चाकसू। इसका जो प्राचीन नाम है चाकसू का वो है चाटसू। कौन कौन सी होगी, मेवाड़, मेन मुख्य जो इसका केंद्र था वो कौन सा है, मेवाड़। एक कौन सी होगी, वागड़। एक कौन सी होगी, चाकसू। एक इसकी शाखा पड़ती है अपने गुजरात के जगह पड़ती है कल्याणपुर। कहां पर है ये, गुजरात। एक शाखा इसकी देश से बाहर चली गई, कौन सी, नेपाल। ये हम पढ़ेंगे आगे नेपाल कौन गया था, कैसे गया था। एक कौन सी होगी, नेपाल। और एक महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अपने एक नाम पढ़ते हैं महाराजा छत्रपति शिवाजी, वो भी गुहिल वंश के थे। तो शिवाजी तो खुद कहते हैं भी मैं महाराणा प्रताप का वंशज और गुहिल वंश से मैं संबंधित हूँ। ये अपने आप को क्या मानते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो देख लो कौन कौन सी रियासतें होगी, मेवाड़ होगी, कल्याणपुर हो गया, वागड़, चाकसू, नेपाल, यहाँ पर फैली हुई है। अब बात यह आई कि चलो स्थान हो गया, भौगोलिक विस्तार हो गया, कौन सा वन सही हो गया, भी जो इनका टाइम निर्धारित क्या हुआ, भी समय कौन सा रहा था, भी किस समय ये यहाँ पर रहे होंगे, समय की बात कर लेते हैं। अपने एक मूर्धन्य इतिहासकार हुए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को सही तरीके से रिसर्च करके जो लिखा है, उनको 646 एडी में, 646 एडी का उदयपुर में जगह पड़ती है सामोली। उदयपुर में जगह कौन सी पड़ती है, सामोली। यहां से एक अभिलेख मिला है, सामोली अभिलेख। अभिलेख का मतलब सीधा सही है, कोई बड़ा सा पत्थर है उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, ये क्या हो गया, अभिलेख। और प्रशस्ति में राजा अपनी खुद की अच्छाइयाँ लिखवाता था, भी मैंने ये काम किए, ये युद्ध जीते हैं, और यहाँ पर मैंने ये स्थापत्य कला का निर्माण करवाया, चित्रकला का निर्माण करवाया, या फिर और कोई अच्छे काम कराए, वो क्या होगी, प्रशस्ति होगी। इस अभिलेख के अंदर क्या है, कहाँ से मिला ये, उदयपुर से। इसके अंदर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब इसको पढ़ा, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं भी जो सामोली वाला जो अभिलेख है, ये किसी शिलादित्य राजा के नाम से है। किसके नाम से, शिलादित्य के नाम से। और इसके अंदर ये कहा गया है भी शिलादित्य जो है ये गुहिल का 5वां वंशज है। गुहिल का कौन सा वंशज बताया, 5वां वंशज। सबसे पहले कौन हुआ, गुहिल, उसके बाद हुआ भोज, उसके बाद हुआ महेंद्र, उसके बाद हुआ नाग, और उसके बाद कौन होगा अपने, शिलादित्य। कौन कौन से देखो, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग, प्रथम। ये जो हमें अभिलेख मिला कब से मिला, ये 646 के अंदर मिला। तो शिलादित्य का कालक्रम कौन सा बैठ रहा अपने पास, 646। अब अगर हम एक राजा को ये मान ले कि इसने 20 साल शासन किया, तो 20 साल कम करते जाओ, तो नाग का शासनकाल कौन सा ठहरता है, 646 में से 20 गए 626। महेंद्र का कौन सा ठहरता है, 606। भोज का कौन सा ठहरता है, 686। और गुहिल का कौन सा आ गया, 586 और 566। कल को आपको ये पूछ ले भी गुहिल वंश की स्थापना का साल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, 566। तेरे को कैसे पता है 566 है, तब हम ये स्टोरी बताएंगे कि सामोली के अभिलेख के अंदर वो किसी शिलादित्य राजा के नाम से है। शिलादित्य को इसके अंदर गुहिलों का 5वां वंशज बताया गया है। अगर हम ये अभिलेख 646 का है, एक राजा का कालक्रम हम 20 साल निर्धारित करते हैं, तो 20 साल जब हम पीछे जाएंगे तो गुहिल का शासनकाल कहाँ की ठहरता है, 566 में। तब से ये कहानियां बन गई कि गुहिल वंश की जो स्थापना वो कब हुई थी, 566 में। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी, 566 में।
उतार ले इसको आराम से, सेम का सेम उतार ले। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भी, क्या अब ये बात ये आई कि शामलीय अभिलेख क्या करता है, क्या निर्धारण करता है, तो ये अपने गोहिलों का समय निर्धारण करता है। क्या निर्धारण करता है? समय निर्धारण करता है। 646 का शामलीय अभिलेख कहाँ से मिला अपने को? ये उदयपुर से मिला। ये किसी शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य गोहिल का कौन सा वंशज है? 5वां वंशज है। और शिलादित्य का कार्यक्रम कौन सा ठहर रहा है? 646 का। सबसे पहले कौन हुए थे? गोहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। जब हम ये माने एक राजा ने कम से कम 20 साल तो शासन किया ही होगा। जब हम 20-20 साल करके पीछे जाते हैं तो साल कौन सा ठहर है यहाँ पर? 566। तो गोहिल वंश का स्थापना वर्ष कौन सा हो गया? 566। अब इसी अभिलेख के अंदर एक बात और थोड़ी सी बता दूं, थोड़ी सी इतर बात तो जरूर हो जाएगी लेकिन काम आने वाली चीज है, इसी से रिलेटेड है शामलीय अभिलेख से। अपने सिरोही में जगह पड़ती है वटनगर। कहाँ पड़ती है? अपने सिरोही। आजकल इसे बोलते हैं बसंतगढ़। क्या बोलने लगे आजकल इसको? बसंतगढ़। इस वटनगर के अंदर एक महाजन समुदाय रहा करता था, बनियों का समुदाय। कौन सा समुदाय? महाजन समुदाय। इसका जो महत्तर था, महत्तर बोलते हैं यूनियन अध्यक्ष को। सुनने वाली बात थोड़ी सी, यूनियन अध्यक्ष है उसे क्या बोलते हैं? अपने महत्तर। इसका जो महत्तर था वो था जयंतक। कहा जाता है कि जयंतक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। तो इस जयंतक ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करा, अरण्यवासिनी मंदिर। कौन सा मंदिर? अरण्यवासिनी मंदिर। जिसे हम आजकल बोलते हैं जावर मंदिर। कौन सा मंदिर है? जावर माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? जावर माता का मंदिर। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, हमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जावर माता के मंदिर की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? कौन से मिलती है? शामलीय अभिलेख से। या फिर ये कह देगा कि शामलीय अभिलेख में किस मंदिर की जानकारी मिलती है? तो जावर माता के मंदिर। ये बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ गया तो अपने से रह ना जाए कहीं ना कहीं। जावर माता कहा जाता है कि इस मंदिर में 18 प्रकार के तो गायक रहा करते थे। कितने प्रकार गाए थे? 18 प्रकार के। और बाकी ताल मंदिर नौबत बचाने वाले थे। और ये मंदिर इतना सुंदर मंदिर बना कि बाद में जयंतक ने कहा भी मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और अपने जीवन का उद्देश्य भी बाद में इसने जयंतक ने कहा भी ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है। और इसने एक देवबुक नामक जगह पर, अब ये स्थान कहाँ पर है ये पता नहीं अभी तक, ये एग्जिट स्थान कहाँ पर है। देवबुक नामक स्थान पर जाके इसने क्या कर दिया था? अग्नि स्नान, अग्नि में प्रवेश कर गया था ये। और पहले राजा महाराजा भी करते थे और आम जनता भी करती थी। कहाँ पर किस में स्नान कर लेते? अग्नि स्नान करके किसका वर्ण कर लिया था? मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। अब ये जो अपने क्षेत्र पड़ रहे हैं मेवाड़ वाला, ये भील बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर भील बहुत ज्यादा रहा करते थे। भील बाहुल्य क्षेत्र है। जब शिलादित्य यहाँ पर राजा बना तो इसने भीलों पर सबसे पहले शासन करना शुरू किया। भीलों ने जब यहाँ पर सबसे पहले शासन शुरू करना किया, भीलों को लेकर जब शासन शुरू किया शिलादित्य ने, तो भीलों ने यहाँ पर जीवन रूपी अग्र पैदा किए। जीवन रूपी अगर का मतलब यहाँ पर खनन उद्योग इन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ पर किसकी जानकारी मिलती है? खनन उद्योग की जानकारी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि मेवाड़ में खनन उद्योग की जानकारी किस अभिलेख के अंतर्गत मिलती है? कौन से की मिलती है? शामलीय अभिलेख के अंतर्गत मिलती है। आगे बात समझे। और
यहाँ तक तो बात ठीक है। दिक्कत तब हुई जब 1869 के अंदर, कब? 1869 में आगरा के पास से 2000 चांदी के सिक्के मिले। 2000 चांदी के सिक्के जिन पर लिखा क्या हुआ है? श्री गोहिल। थोड़ा दिमाग घुमाया कि तुम कह रहे हो कि गोहिल का लालन पालन गुफा में हुआ है, तो ये भी गोहिल कोई बड़ा राजा हुआ होगा जिसने कोयने सिस्टम मुद्रा प्रणाली शुरू कर दी होगी, और आप इसको ऐसे ही बता रहे हो। बात जो भी रही होगी ठीक रही होगी, लेकिन हमें ये पता चल गया कि आगरा के पास से कितने सिक्के मिले हैं? 2000 चांदी के सिक्के मिले जिन पर क्या लिखा हुआ है? श्री गोहिल। अब इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि इनका आगरा में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, तभी वहां पर चांदी के सिक्के मिले हैं। हालांकि शिलादित्य का तांबे का सिक्का मिला है। शिलादित्य के तांबे का सिक्का। तो ये था अपने मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार कहाँ का है, उसके प्राचीन नाम क्या है, उसका वंश कौन सा है मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ वंश का जो कालक्रम है वो क्या रहा था, कब से इस वंश की शुरुआत हुई थी। अब हम थोड़े से राजा महाराजा पढ़ने शुरू करेंगे। मेवाड़ का जो पहला प्रतापी शासक रहा है वो है कौन सा है? बप्पा रावल। इसके बारे में कह सकते हैं मेवाड़ का प्रतापी शासक, मेवाड़ का प्रतापी शासक। फिर बात आई भी इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? कालभोज। वास्तविक नाम क्या है इसका? कालभोज। कि अगर वास्तविक नाम कालभोज है तो फिर ये क्या है? बप्पा रावल क्या है? वास्तविक नाम जो कालभोज है, बप्पा रावल क्या है? तब अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत देने शुरू किए। तब कहा किसी ने भी जो रावल है ना, रावल ये राजकुल से संबंधित है। भी जो भी राजा महाराजा थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? रावल लगाते थे। लेकिन बप्पा एक उपाधि है, एक शीर्षक है। बप्पा क्या है? उपाधि है। तो किसी ने कहा भी अब बप्पा जो शब्द है ये क्षेत्र गुजरात के टच करता हुआ क्षेत्र है, और गुजरात के अंदर जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनके नाम क्या लगाते हैं? बप्पा। आपने शायद सुना होगा महात्मा गांधी को बापू कहते थे। महात्मा गांधी को बापू इसलिए नहीं कहते थे कि वो डोकरे थे, वो कुछ सम्माननीय व्यक्ति थे। आप कभी अपने क्रिकेट प्लेयर रविंद्र जडेजा, वो कभी आप सेंचुरी मारे, 50 रन मारे, कभी 5 विकेट ले ले, तो जो उनका जो ट्विटर अकाउंट है, जो भी उनका और कोई अकाउंट है, उसके नीचे गुजराती कमेंट पढ़ना, वो लिखा वहाँ लिखेंगे जियो बापू, बापू तो कमाल कर दिया। हमको लगता है यार 30-35 साल के उम्र में ज़्यादा कुछ जल्दी बापू नहीं कर दिया, लेकिन है जी वहाँ गुजरात के अंदर यही पड़ता है। वो सामान्य व्यक्ति को बोलते हैं पप्पा, बाप जी बोलते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये हो गया कि रावल कौन है? बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल करते करते ये नाम क्या हो गया अपने? पप्पा रावल। फिर अपने एक इतिहासकार हुए कवि राजा श्यामल दास। इनकी एक बेहतरीन पुस्तक है वीर विनोद, ये याद रखना भी। पुस्तक कौन सी इनकी? वीर विनोद। ऊंची पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। तो ये कवि जो अपने कवि राजा श्यामल दास जी थे, ये मेवाड़ में राजा पढ़ेंगे वहां के सज्जन सिंह और शंभू सिंह के समय टाइम थे। सज्जन सिंह और शंभू सिंह के टाइम थे। कवि राजा श्यामल दास कहते भी ये बप्पा उपाधि है। किसकी उपाधि है? कभी जो मेवाड़ में एक राजा हुए थे शिलादित्य, हमने पढ़ा पीछे, और शिलादित्य का पोता था महेंद्र। मेवाड़ में राजा कौन हुए अपने? शिलादित्य। उनके पोते का क्या नाम है? महेंद्र। ये महेंद्र की उपाधि है। किसकी उपाधि है? महेंद्र की।
फिर अपने एक इतिहासकार टोड ने कहा जी महेंद्र की नहीं, ये शिलादित्य की उपाधि है। किसकी उपाधि है? शिलादित्य। कवि राजा श्यामल को कर लेना भी इसको, ठीक है। श्यामल दास जी अपने वीर विनोद पुस्तक के अंदर क्या लिखते हैं? इसको शिलादित्य के पोते महेंद्र की उपाधि करते हैं, और टोड क्या बताते हैं? इसे शिलादित्य की उपाधि बताते हैं। लेकिन अपने जो राजस्थान के इतिहास को सही रिसर्च करके जो लिखा है, वो लिखा है अपने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ओझा जी कहते हैं कि जो बप्पा रावल के बेटे का नाम था कुमार। बप्पा रावल के बेटे का नाम था खुमान, और आहटपुर अभिलेख के अंदर कालभोज के बेटे का नाम कुमार। ओझा जी क्या बताते हैं अपने को? कहते हैं बप्पा रावल के बेटे का नाम भी खुमान, और आहटपुर अभिलेख में कालभोज के बेटे का नाम भी क्या है? खुमान। इस आधार पे बप्पा रावल और कालभोज एक व्यक्ति हैं। वो शीर्षक वो कार भी टोड वाली जो ऐसी फेंक रहा है वो, ये सही बात क्या है? बप्पा रावल और कालभोज के अपने एक ही व्यक्ति हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा। किस अभिलेख के आधार पर कह रहे हैं? तो आहटपुर अभिलेख के आधार पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बप्पा रावल के बेटे का नाम क्या है? खुमान, और इधर कालभोज के बेटे का नाम भी क्या है? खुमान। ये जानकारी में कहां से मिलती है? आहटपुर अभिलेख से मिलती है। तो हो गया ये तो हो गया अपने बप्पा रावल के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम किसी भी राजा को पढ़ेंगे तो उसकी जो एक तो पॉलिटिकल अचीवमेंट, राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या रही थी, और उसकी स्थापत्य कला क्या क्या रही थी, ज्यादातर ये पढ़ेंगे। किस राजा की कितनी रानी थी, कितने टाबर थे, ये थोड़ी पढ़ना अपने को। और ये अपने जो आरपीएससी या बोर्ड तो सवाल भी ऐसे नहीं पूछता, अगर ऐसे पूछे तो शायद पढ़ भी लेंगे। राजनीतिक उपलब्धियां, या फिर हमने इसको इस तरीके लिख दूं, विजय अभियान। विजय अभियान के बारे में उदयपुर में एक जगह पड़ती है नागदा। उदयपुर में जगह कौन सी पड़ती है? अपने नागदा। यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, हरित ऋषि। हरित ऋषि। ये कहा जाता है कि जी जो अपने बप्पा रावल है, इसको टूट गया क्या ये हरित ऋषि की गायें चराया करता था। किसकी गायें चराया करता था? हरित ऋषि की। जब हरित ऋषि बीमार हो गए, इनका अंतिम समय नजदीक था, तब ऋषि ने पप्पा को बुलाया, पप्पा अब मैं तो जाने वाला हूँ, अब तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो पप्पा ने कहा भी साधु जी बस थोड़ा सा कुछ रहने सहने का ढंग से हो जाए, कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। तो कहते भी हरित ऋषि ने ये राटासन देवी की पूजा करते थे। राटासन देवी की पूजा की और राटासन देवी को खुश किया। राटासन देवी ने कहा भी, से बोल भी क्या चाहिए कि ये मेरा चेला है बप्पा रावल, इसको मेवाड़ देना है। तो राटासन देवी ने कहा भी मेवाड़ के तो मेरे इतनी औकात नहीं है, भी मेरे इतनी औकात में नहीं है मैं इसको मेवाड़ दे दूं, इसके लिए आपको महादेव की पूजा करनी पड़ेगी। तो ऋषि ने कहा भी मैं तो महादेव का भक्त हूँ, और महादेव की ऋषि ने पूजा की, और कहा जाता है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा को क्या मिल गया? मेवाड़। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि मैं बप्पा रावल को किस ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ मिला था? हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था। अब उस समय मेवाड़ में बड़ा सेंटर कौन सा? चित्तौड़। और चित्तौड़ में उस समय जो शासन कर रहा था वो था मान मोरी। शासन कौन संभाल रहे अपने? मान मोरी। मौर्य था ये। क्या था ये? मौर्य। कहते हैं 734 के अंदर बप्पा राव चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, मान मोरी को भगा देता है, और किसके ऊपर कब्जा कर लिया इसने? चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लिया। कब किया? 734 के अंदर। ये पूछ ले बप्पा राव ने चित्तौड़ पे कब्जा कब किया? 734 के अंदर किया। लेकिन
राजधानी अभी भी इनकी नागदा ही है। राजधानी कौन सी इन्होंने? नागदा ही है। राजधानी चेंज नहीं की है। राजधानी कौन सी इनकी? नागदा। अब अब इसने नागदा के अंदर महादेव का एक मंदिर बनवाया, जिसे बोलते हैं एकलिंग जी का मंदिर। है कहां पर ये? अपने नागदा के अंदर। कहां पर है ये? नागदा के अंदर। अब ये पूछ ले भी मंदिर नागदा के अंदर है, कोई एग्जिट कोई स्थान रहा होगा तो ये एकलिंग जी शिव जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो महादेव कहाँ रहते थे? तो कैलाश पर्वत पे। तो उस जगह का सही नाम क्या कौन सा है? कैलाशपुरी। अगर ऑप्शन में नागदा आ जाए तो अच्छी बात, कैलाशपुरी आ जाए तो अच्छी बात। दोनों साथ नहीं आएंगे, या तो नागदा देगा या कौन सा देगा? कैलाशपुरी। अब भी ये एकलिंग जी के इतने बड़े भक्त हुए कि इन्होंने कहना शुरू कर दिया भी हम तो किसके दीवान है? एकलिंग जी के। भी कोई आके पूछता भी राजा आप हो? इस जगह तो क्या बात कर दी तुमने, मेरी कहाँ औकात राजा की? राजा हमारे एकलिंग जी है। तो बोल आप कौन हो? बोल हम तो इनके प्रधानमंत्री हैं। तो इसे बोलते हैं राजतत्व का दैवीय सिद्धांत। राजतत्व का दैवीय सिद्धांत। होता क्या है भी, पहले कबीलों में रहा करते थे लोग। उन कबीलों में एक कोई भाई निकला, उसने कहा बाकियों से कहा भी तुम सब मेरे को टैक्स दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब बराबर वाले तो कैसे टैक्स देते जी। अब जब एक दिन बप्पा जी ने कहा, बप्पा रावल ने अपने भाइयों को बुला के कहा भी महादेव जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि यार बप्पा पूरा संसार ही मेरे को संभालना पड़ रहा है, उधर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका सब मैं संभालता हूँ, इधर युगांडा रवांडा तवांडा सारे मेरे को संभालने पड़ते हैं, तू एक काम कर ले, मेवाड़ वाला पोर्शन तू संभाल ले। अब तो पप्पा ने कहा भी महादेव जी अगर ये नहीं माने तो कभी तू जाके इनसे कर मांग, अगर ये माने या ना माने वो मेरे पे छोड़ दे। तब पप्पा ने कहा देख लो भाइयों, महादेव जी ने कहा है, अब आप कर दोगे तो अच्छी बात है, बाकी तुम जानो महादेव जाने। अब लोगों ने कहा कि जब महादेव जी इनके सपने में आ गए तो इनको क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। तो ये होता है रास्तों का दैवीय सिद्धांत। ये अपने नहीं जी, बाहर के जो भी आए थे ना उन्होंने कहा था। अपने एक मेडिवल हिस्ट्री में एक नाम पढ़ते हैं बलबन। बलबन ने तो खुद को ईश्वर की छाया कहा है, उसने खुद को फरीजदी कहा है। और अकबर ने तो खुद को दीन इलाही कहा है। अब आगे रास्तों का दैवीय सिद्धांत। अब ये पूछ ले आपसे भी ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये तो लकुलिश या पशुपति संप्रदाय। लकुलिश या पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? अपने बप्पा रावल ने। और एकलिंग जी का खुद का दीवान ही मानते थे। शायद आपने वो गीत भी सुना होगा, वह हल्दी का टीम में समर लड़े वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। जो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं अपने, वो सब किसको खुद को क्या मानते थे? अपने एकलिंग जी का दीवान मानते थे। अब आगे अब उसने पूछा भी शिलाजीत गोयल ने चांदी के सिक्के चलाए थे और शिलाजीत ने तांबे के चलाए थे, मैं सोने के चलाऊंगा, इतना बड़ा राजा हूँ सोने के चलाऊंगा। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सोने के सिक्के अगर किसने चलाए तो किसने चलाए? तो बप्पा रावल ने। कितना था? 115 ग्रेन। वजन कितना उसका? 115 गेहूं के दाने, 115 ग्रेन वजन का सिक्का था ये। अब ये वो समय जब मुस्लिम आक्रमणकारी पूरे जोर शोर से आए हुए हैं। भी हम पढ़ते हैं भी 712 के अंदर एक मुस्लिम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि आक्रमण तो बहुत पहले से होने लगे थे, लेकिन 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा कर लेता है। कहां पर कब्जा कर लेता है? अपने सिंध पे कब्जा। सिंध अपने अब तो पाकिस्तान के अंदर कहां कब्जा कर लिया इसने? सिंध पे।
712 में सिंध पे कब्जा करता है, लेकिन उन मुस्लिम आक्रमणकारियों दिल्ली तक पहुंचने में टाइम लग गया 1192 का, जब हम तराइन का दूसरा युद्ध आते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध 712 से लेकर 1192 के बीच के 480 साल। हम पूछते हैं भी बीच के 480 साल क्या हुआ। अब इस बीच के 480 साल को भारत को बचाने वाला केवल और केवल राजस्थान था। हमारे बटके जिन्होंने अपने जीवन की चिंता न करते हुए लड़े भिड़े, लेकिन ये अपनी भौम हमेशा क्या रखे, ये स्वतंत्र रखे। बीच में ये बहुत समय है। और इसी समय अपने अफगानिस्तान का राजा था सलीम। अफगानिस्तान का राजा कौन है? सलीम। अफगानिस्तान के राजा सलीम ने अपनी सेना से जाओ जीत के आओ, हिंदुस्तान को जीत के फतेह करके आना है। लेकिन आगे जब वो अपने यहाँ पर राजस्थान के टच करते हैं तो बप्पा रावल से युद्ध करते हैं, और बप्पा रावल उस अफगानिस्तान सलीम की सेना को बताओ पीटता हुआ वहां तक ले जाता है, गजनी तक वापस। कहाँ तक ले गया था? गजनी तक वापस ले गया। और गजनी पर जाके सलीम से कहा थप्पड़ पड़ेंगे, खड़ा यहाँ से। और सलीम को वहां से उठाया और किसको बना दिया? अपने भांजे को राजा बना दिया। अरे लो, अपने तो कहानियां तो ये भी कहते हैं बोले अफगानिस्तान नहीं, ये तो ईरान तक चला गया था। कि ये ईरान तक गया या नहीं गया था उस बात का पता नहीं, लेकिन ये बात पता है अफगानिस्तान के राजा कौन है? सलीम। सलीम को हराकर किसको राजा बना दिया? अपने भांजे को राजा बना दिया था। आई बात समझे? अब जब ये जा रहे थे अफगानिस्तान तो रास्ते में इनकी सेना रुकी हुई थी। सेना रुकी होने के कारण वहाँ पर जो सेना के कैंप लगे हुए थे, तो उस कैंप के कारण वहाँ पर जो आसपास जनता रहने लगी थी और दुकानें वकानें हो गई थी। अब लोग पूछते, अपने पंजाबी भाषा के अंदर गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? पिंड। ये पिंड किसका? बोले रावल का पिंड। बोले रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते इस शहर का नाम पड़ गया रावलपिंडी। और पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी। पाकिस्तान के अंदर शहर कौन सा है? रावलपिंडी। इस शहर का नाम अपने राजा के नाम से है। इस शहर का नाम किससे? अपने राजा के नाम से। और ना जानो, अपने शोएब अख्तर नाम सुना होगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस, उसके नाम से है। आई बात समझे? अब इसकी उपाधि नहीं, हाँ इसकी उपाधियां। अपने एक मराठी इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य। सीवी वैद्य इनका जो पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य। चिंतामणि विनायक वैद्य। इन्होंने कहा भी जिस तरह से फ्रांस के अंदर एक सेनापति होते चार्ल्स मार्टेल। फ्रांस के सेनापति कौन है? चार्ल्स मार्टेल। जिस प्रकार फ्रांस के अंदर चार्ल्स मार्टेल ने इस मुस्लिम आक्रांता को भगा भगा के मारा है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर इन मुस्लिम आक्रांता को भगा भगा कर मारने वाला कौन था? अपने बप्पा रावल। तो इस सीवी वैद्य ने अपने बप्पा रावल की तुलना किससे कर दी? चार्ल्स मार्टेल से। किससे कर दी? बप्पा रावल की तुलना किससे कर दी? अपने चार्ल्स मार्टेल से कर दी। क्वेश्चन पूछा हुआ है भी बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किसने की थी? सीवी वैद्य ने। अब ये बात ये भी आ जाए भी सीवी वैद्य बप्पा रावल के बारे में क्या कहते हैं, तो सीवी वैद्य कहते हैं जिस प्रकार फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टेल ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को भगा भगा के मारा है अपने फ्रांस से, उसी प्रकार बप्पा रावल ने राजस्थान के अंदर से इनको पूरी तरह से खदेड़ दिया था। अब आती है इनकी उपाधियां। इनकी उपाधियां क्या थी? बड़े राजा हैं, बड़े राजाओं की उपाधियां भी आएगी। टाइटल्स। एक तो ये कहते हैं मैं सारे हिंदुओं का सूर्य हूं, भी अगर मैं नहीं होता तो ये मुस्लिम आक्रमणकारी आपके इधर कब्जा कर लेते, आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो जाता। तो इनके एक उपाधि मिलती है हिंदू सूर्य।
उपाधि कौन सी है इनकी? हिंदू सूर्य। एक ये कहते हैं मैं सारे राजाओं का गुरु हूं, सारे राजाओं का गुरु हूं। तो एक उपाधि मिलती है इनकी राजगुरु। एक ये कहता है मैंने चारों दिशाएं जीत ली। जो जीत तो ली बेचारे ने, ईरान तक जीत के आ रहा है। गजनी के अंदर राजा अपने भांजे को बनाता है। तो चारों दिशाओं को जीतने के कारण इसकी एक उपाधि मिलती है चकवे। कौन सी मिलती है? चक्रवर्ती सम्राट या चकवे। चकवे लिख दो यहाँ पर इसको, चकवे, और ब्रैकेट में कर लेना इसके चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। उपाधि कौन कौन सी देखना एक बार? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे या चक्रवर्ती सम्राट। तो ये आज अपने की क्लास रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। अब हम रोजाना आपको राजस्थान के इतिहास की क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छे से पढ़ना, याद करना। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।